मैं डॉक्टर प्रमानंद झा, संस्कृत एमए सहायक प्रोफेसर, विज्ञान कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरी मधुबनी। 22 अक्टूबर 2020 ईस्वी। प्रिय छात्रों, शास्त्री तिथिखंड अनिवार्य पत्र संस्कृत वाङ्मय का इतिहास। कल भी हुआ था, आज भी वही। आज का विषय है सुबंध। महत्वपूर्ण है यह प्रश्न सब। गद्य काव्य के लेखकों में सुबंध ही सर्वप्रथम लेखक हैं। इनका ग्रंथ अलंकृत शैली में निबद्ध गद्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। उनमें समय तथा स्थान का यथार्थ परिचय अभी तक हमें नहीं चलता। बाणभट्ट के द्वारा प्रशंसित किए जाने के कारण ये बाण से पूर्ववर्ती सिद्ध होते हैं। इन्होंने एक पद में श्लेष के द्वारा प्रसिद्ध नैयायिक न्यायवार्तिक के रचयिता उद्योतकर का स्पष्टतः संकेत किया है। न्याय स्थित विमुद्योतकर स्वरूपाम। उद्योतकर का समय खच शताब्दी का अंत तक सप्तम का आदि माना जाता है। इस निर्देश से सुबंध का समय उद्योतकर के अनंतर होना चाहिए। ऐतिहासिक गवेषणा उपयुक्त सामग्री के अभाव से समय का यथार्थ निरूपण नहीं कर सकती। हर्षवर्धन के सभा पंडित होने से बाण का समय 630 ईस्वी 640 ईस्वी तक मानना उचित प्रतीत होता है। बाण से पूर्ववर्ती होने के कारण सुबंध का समय 600 ईस्वी के आसपास तथा पश्चातवर्ती होने के कारण दंडी का समय 650 ईस्वी के बाद मानना उचित जान पड़ता है। गद्यकार सुबंध ने अपने ग्रंथ के जिस विक्रमादित्य के कीर्ति शेष होने का उल्लेख बड़ी सुंदर भाषा में किया है। सारस्वता विहिता नव काबिल संति चरितो नो कंक सरशिव कीर्ति शेखम गतवती भुवि विक्रमादित्ये। वह विक्रमादित्य कौन था, इसका परिचय यथार्थ रूप से नहीं मिलता। अधिक विद्वानों का मत है कि यहाँ विक्रमादित्य का संकेत राजा यशोवर्मा से है, जिसने बालादित्य की सहायता से पूर्वों के पराक्रमी नरेश मिहिर कुल को परास्त कर भारत से निकाल बाहर किया था। इसका भी समय खच शतक का मध्य भाग है। अतः इस तरह से सुबंध का आकार इसी युग के कुछ हटकर होना चाहिए। कुछ ग्रंथ। सुबंध का एक ही ग्रंथ है जो वासव दत्ता के नाम से प्रसिद्ध है। सुबंध की इस वासव दत्ता का संबंध प्राचीन भारत की प्रसिद्ध आख्यायिका बसरा तथा उद्यन की प्रणय कहानी से कुछ भी नहीं है। यह पूरा कथानक कवि के मस्तिष्क की उपज है।
संक्षेप में कथानक इस प्रकार है। राजा चिंतामणि का पुत्र राजकुमार कंदरपेटु स्वप्न में एक अत्यंत सुंदरी कन्या को देखता है, जिसकी खोज में अपने मित्र मकरंद के साथ निकलना पड़ता है। रात में बिंद की तलहटी में वृक्ष के नीचे ठहरता है और पेड़ पर बैठी हुई सारिका से पता चलता है कि पाटलिपुत्र की राजकुमारी ने स्वप्न में कंदरपेट को देखा है, जिसे खोजने के लिए उसकी सारिका तमालिका निकली है। इस प्रकार सुख दंपति की सहायता से नायक और नायिका का मिलन होता है। दोनों के हृदय में आपस में गाढ़ अनुराग है, परंतु बासव दत्ता का पिता श्रृंगार शेखर उसका विवाह किसी विद्याधर से करना चाहता है। इस अड़चन के कारण दोनों प्रेमी एक जादू के घोड़े पर चढ़कर विंध्याचली को भाग निकलते हैं। कंदरपेट को सोते हुए छोड़कर बासव दत्ता बाहर जंगल में घूमने जाती है और उसे पाने के लिए किरातों के दो झुंड में लड़ाई होती है। बासव दत्ता एक ऋषि के आश्रम में चुपके से चली आती है, जहाँ वह ऋषि के साथ से किला बन जाती है। उधर जागने पर कंदरपेट बासव दत्ता के वियोग से आत्महत्या करने पर उद्यत होता है, परंतु आकाशवाणी उसे रोकती है। अंत में वह जंगल में बासव दत्ता का क्रोध निकालता है, जो उसके छोटे ही मानसून का रूप धारण कर लेती है। पीछे मकरंद भी आकर इनसे मिलता है। ये सब राजधानी लौटते हैं, जहाँ ये सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस कहानी की छानबीन करने से स्पष्ट है कि यहाँ अनेक रूढ़ियाँ जो लोक कथा में सर्वत्र प्रचलित है, प्रेमोत्पादन के लिए कारणभूत मानी गई है। कहानी की घटना बहुत ही शुद्ध तथा निर्जीव है, परंतु सुबंध ने अपनी प्रतिभा पर आधारित सुंदर वर्णों के बल पर उन्हें जान लगा दी है। सुबंधु नाना विद्याओं, मीमांसा, न्याय, बौद्ध आदि नाना दर्शनों में नितांत प्रवीण थे। इन्होंने श्लेष और उपमा के प्रसंग में रामायण, महाभारत तथा हरिवंश की अनेक प्रसिद्ध तथा अल्प प्रसिद्ध घटनाओं तथा पात्रों का प्रचुर निर्देश कर अपनी विद्वता का पूर्ण परिचय दिया है। श्लेष का प्राचुर तथा वक्रोक्ति का सन्निवेश विशेष रूप से रहता है। श्लेष वक्र घटनापटु सत्य काव्य विचारन्विभ, इसी भावना से प्रेरित होकर सुबंध की लेखनी श्लेष की रचना में ही विशिष्ट पटु है। उन्होंने स्वयं अपने प्रबंध को प्रत्यक्ष श्लेषमय प्रपंच विन्यास वैदग्ध निधि बनाने की प्रतिज्ञा की थी। इतने अप्रसिद्ध, अप्रयुक्त तथा कठिन हो गए हैं कि उन्होंने समझने के लिए विद्वानों को भी
दिमाग चक्कर काटने लगते हैं। कहीं कहीं तो बिना श्लेष कोश की सहायता से पाठक एक पग भी आगे नहीं बढ़ता और उसके ऊपर कोशम पश्यन पदे पदे की उक्ति सर्वथा चरित्रार्थ होती है। कुछ श्लेष गद्य नंद गोप इव यशोदयान्वित जरासंध इव घटित संधि विग्रह भार्गव इव सदा नो भोग दशरथ इव सुमित्रोपेत सुमंत्राधीष्ठितश्च दिलीप इव सुदक्षिणायान्वित रक्षित गुणश्च। आशय है कि यशोदा के अन्वित नंद ग्रुप के समान वह राजा जस और दया से अन्वित था। सुबंध ने विरोध उत्प्रेक्षा उपमा आदि का नाना अलंकारों से अपने काव्य को सजाया है, परंतु इन सब में भी श्लेष के कारण ही चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयत्न किया गया है। अनेक उपमाएं केवल शब्द साम्य के ऊपर ही प्रतिष्ठित है। रक्तपात होने के कारण कवि ने वासव दत्ता की उपमा व्याकरण शास्त्र से दी है। अष्टाध्यायी का एक पद तेन रक्तम रागात सूत्र से समन्वित है। उधर नायिका के भी पैर रक्त बढ़ के हैं। इस शब्द शाब्द के कारण ही यहाँ उपमा का चमत्कार है। नायिका का स्वरूप अत्यंत प्रकाशमान है और इसी कारण वह उस न्याय विद्या के समान बतलाई गई है। न्याय विद्यामिव उद्युत कर स्वरूपाम, इस प्रकार के कौतूहलजनक उपमाओं के द्वारा पाठकों का मस्तिष्क अवश्य पुष्ट होता है। परंतु जहाँ सुबंध ने अपने श्रेष्ठ प्रेम को छोड़कर काव्य का प्रयण किया है, वहाँ की शैली रोचक है तथा सहृदयों का पर्याप्त मनोरंजन करती है। सच कविता की यह स्तुति बड़ू ही कोमल शब्दों में विन्यस्त की गई है। अविदित गुरापि सच कवि भरिति कर्णेखु बमति मधुधाराम अनधिगत परि मलापि ही रहति दशम मालती माला। जिनके गुणों का ज्ञान नहीं होता वह भी सच कवियों की वाणी श्रोताओं के कर्णों में मधु की धारा बहती है। गंध के परिचय न मिलने पर भी मालती पुष्पों का माला नेत्रों को बरबस खींचती है। वासव दत्ता की कल्पनाओं का प्रभाव पिछले कवियों पर भी पड़ा था। विरह दुखों की अवर्णनीयता की यह अभिव्यंजना एक सुप्रतिपद की जननी है। महिम्न स्रोत का
यह पद इसी छाया पर निर्मित बहुत रुचि तथा रोचक है। असित गिरि समम स्यात् तज्जलम सिंधु पात्रे सुरत रुबर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब बुरानामीश पारम न याति। सुबंध की यह प्रसन्न श्लेषमयी वाणी आलोचकों के लिए नितांत आह्लाद जनक है। बिखधर तो अप्यति बिखमा खल इति न मृखा भजन्ति विद्वांसः यद्यम नुकुल द्वेखी सकुल द्वेखी पुनः पीसूनाः। विद्वानों का यह कथन झूठा नहीं है कि खल बिखधर सर्प से भी अत्यंत विखम होता है। बिखधर तो केवल नुकुल द्वेषी ही होता है, अर्थात वह नोबले नकुल से हो द्वेष करता है। लेकिन खलों की विचित्र दशा होती है, यह तो अपने कुल की द्वेष तथा विरोध करता है। कवि ने प्राकृतिक दृश्यों का सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है, जो श्लेष के प्रपंच से रहित होने के कारण काफी मनोरंजक है। प्रभात का वर्णन इसका स्पष्ट उदाहरण है, परंतु उपमा तथा उत्प्रेक्षा का साहित्य नहीं है। सच तो यह है कि सुमंत के काव्य में कला पक्ष का ही साम्राज्य है। इस तरह से सुबंध तथा बाणभट्ट की शैली में महान अंतर है। सुबंध का गद्य यदि अक्षर डंबर का साक्षात रूप से है तो बाण का गद्य स्निग्ध रस पेशल पांचाली का भव्य प्रतीक है। सुबंध बाणभट्ट तथा कविराज के साथ बकरोटी मार्ग के निपुण कवि माने गए हैं अवश्य, परंतु बाण की कादम्बरी के सामने वासव दत्ता का काव्य पंडितों की गोष्ठी का ही केवल विषय है। विदग्धों की गोष्ठी में उसका सीधा संपर्क नहीं है। पर सुबंध पर प्रिय छात्रों, आज के संकीर्ण वाङ्मय में सुबंध बहुत महत्वपूर्ण पर समाप्त। आज के तारीख से अभी ऑनलाइन अभी नहीं होगी।